The Delhi Mumbai Hotline. नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। टेलीस्कोप और डबल चेक में आपका स्वागत है। सोहित मिश्रा एक नए अवतार में जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, ये अवतार बड़ा जबरदस्त होने वाला है। इसमें तो मिलियन पार होने वाले हैं। ये तो भविष्यवाणी आज ही लिख लो, क्यों सोहित मिश्रा? नमस्कार संकेत, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी शुरुआत में इतनी अच्छी बात की। उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब मिलियन ना केवल जो अब टेलीस्कोप है, जो पहले सोहित मिश्रा ऑफिशियल था, वहां पर हो, बल्कि डबल चेक बाय संकेत में भी सभी वीडियोस मिलियन जाएं। लेकिन दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपको मैं लगातार कहते भी आया, और 15 अगस्त को हमने इसका ऐलान भी किया कि हमारा जो चैनल था सोहित मिश्रा ऑफिशियल, उसका नाम बदल दिया गया है। उस चैनल को एक नया रूप दिया गया है। अब इसका नाम द टेलीस्कोप है। और उम्मीद या कोशिश यही है कि आने वाले समय में और भी बेहतरीन तरीके से जो भी मुद्दे हैं वो आपके सामने लाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो प्यार आप लोगों ने दिया है, और उम्मीद करता हूं कि यही प्यार आगे भी मिलता रहेगा। और हमारी जो बातचीत है दिल्ली मुंबई, वो तो चलती ही रहेगी। ये हॉटलाइन तो है, वो बंद नहीं होने वाला है। लेकिन नए रूप के साथ साथ नए कोशिशें भी अभी आपको द टेलीस्कोप में देखने मिलेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अब तक जो 2 चैनल आपको दिख रहे हैं, डबल चेक बाय संकेत और द टेलीस्कोप, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम और कई सारी खबरें जो है इन दोनों चैनल्स पर लाने वाले हैं। बिल्कुल। मेरी तो अपील मैंने शुरुआत में ही कर दी। मैं तो बता रहा हूं कि जब आप टेलीस्कोप लगाते हैं ना, तो बहुत दूर की चीजें बहुत साफ और बड़ी दिखाई देने लगती हैं। तो टेलीस्कोप भी पत्रकारिता में बिल्कुल वही काम करेगा। जो चीजें बहुत दूर चली गई हैं आपसे, आपकी टेलीविजन न्यूज चैनल से, आपकी चर्चा से, आपकी हर चीज से बहुत दूर, ऐसे लग रहा है कि कहीं ब्रह्मांड में तैर रही है या फिर ब्रह्मांड से ही बाहर निकल गई है। ऐसा बिग बैंग थ्योरी हो गया है कि ब्रह्मांड से बाहर चली गई है। वो ये टेलीस्कोप ऐसे एडजस्ट करके वो सारी चीजें आपको साफ रूप से दिखा देगा। ये गारंटी है, क्योंकि सोहित मिश्रा की जो तौर तरीके हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। हमें मालूम है कि बहुत स्पष्ट वाचक है। जो चीज पसंद आ गई तो आ गई। हां, लेकिन ऐसा नहीं है कि विम एंड फैंसी पर, तथ्यों पर आपके पास बोलने का एक आधार होगा, तभी मुंह खोला जाएगा। और शायद यही है वजह जिसकी वजह से आप लोगों ने डबल चेक और टेलीस्कोप दोनों को हमेशा प्यार दिया है। ये प्यार सोहित मिश्रा को जारी रहे, बस इसी अपील के साथ दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे भी थोड़ा सा प्यार अगर नसीब हो जाएगा तो मैं आभारी रहूंगा आपका। आइए अब आज चर्चा शुरू करते हैं सोहित। और चर्चा तो ये है कि आप ये सोच लीजिए कि इतनी नैरेटिव, ये नैरेटिव और ये इसको तो ऐसे चला दिया, और चाणक्य और भीषण सिंह बेदी ऐसे करके घुमा दिया, मुथैया मुरलीधरन जितने सरकार के जितने थे स्पिन डॉक्टर, जितने सोहित, ऐसे लग रहा है एक करके अलग अलग मंच पर इस सारी स्पिन डॉक्टरी की कलई खुल रही है, धागे खुल रहे हैं। पुराने जमाने में एक चारपाई हुआ करती थी आपके गांव में भी और हमारे गांव में भी, जिसमें पहले तो आप बैठते थे तो उसको कसा दिया जाता था तो एकदम टाइट रहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें गड्ढा होने लगता था ऐसे, और फिर उस चारपाई में से निकलना मुसीबत हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आप धंस गए एकदम। तो अपने नैरेटिव को इतना ज्यादा मान बैठी ये सरकार, मोदी सरकार, कि अब आप अपने नैरेटिव के साथ उसमें धंसे चले जा रहे हैं। आपका नैरेटिव उस तरीके से चल नहीं पा रहा है। इसके बहुत सारे प्रमाण आज आपके सामने सोहित और मैं प्रस्तुत करेंगे टेलीस्कोप और डबल चेक पर, कि किस तरीके से, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो रांची हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कुछ और भी हो, E20 हो, वो कुछ भी हो, हर जगह सरकारी नैरेटिव पीछे जाता जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि सरकार का ना कंट्रोल छूट रहा है नैरेटिव से। और ये पूरी जिम्मेदारी से मैं ये चीज बोल रहा हूं। संसद का जब सत्र शुरू हुआ था सोहित, तो उस समय सरकार ने बड़ा, मतलब आप ये समझिए कि रांची का भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इधर दिल्ली में जो पुलिस एक्शन हुआ उसके बाद उनको लगा कि वो घेरेंगे नहीं, लेकिन तृणमूल के सांसद टूटे, इधर टूटे उधर टूटे, तो ये लगा कि सरकार खेल ले जाएगी, जैसे इनकी आदत है खेल लेने की। लेकिन ये सत्र खत्म होते होते कैसे मजबूती से आप कमजोरी की ओर आ गए,
जिसमें आप अपना कुछ भी नहीं करवा पाए, और अब आप एक रोना लेकर के आए हैं कि संसद का काम नहीं करने दे रहे, देखो ये तो तुमने करने दिया था 2010 में, जब पूरा शीतकालीन सत्र गायब कर दिया था आपने, ये बोल के कि ये डेमोक्रेटिक राइट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए हर समय, लेकिन अगर बात नहीं सुनी जाएगी, अपनी मर्जी चलाई जाएगी, अपने मन मुताबिक काम होगा, तो फिर अलग अलग मंच पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और ऐसा देखने को मिला है सोहित कि सड़क से लेकर संसद तक सरकारी नैरेटिव फेल हुआ है। सोहित, बिल्कुल। दर्शकों, अगर किसी को भी ये देखना हो कि किसी का अच्छा वक्त कैसे बुरे वक्त में बदल जाता है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, केवल भारतीय राजनीति और दिल्ली की राजनीति को पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगभग ये मान चली थी कि एक बार फिर से डिलिमिटेशन का बिल लाया जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उन्होंने तोड़ दिया था, ममता बनर्जी के सांसदों को तृणमूल कांग्रेस के तोड़ दिया था, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों को उन्होंने तोड़ दिया था। हर तरफ बोलबाला चल रहा था कि कैसे एक बार फिर से डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा। संसद के सत्र की शुरुआत में ऐसा कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आकर जो खुद एक तरफा बयान देते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि बातचीत से सारी बातचीत हो सकती है और अच्छे से सत्र चले। लेकिन सोचिए, आप खत्म होते होते यही सत्र, ऐसा समय आ गया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर एक शब्द भी नहीं कहा। अमित शाह बोले, लेकिन संसद के बाहर बोले, और उसके बावजूद वो अंदर नहीं आते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। और वंदे मातरम और जनगण मन के बाद किस तरह से आखिरी दिन सत्र जो है वो खत्म कर दिया गया, वो भी एक सबूत है कि भले ही मीडिया, खासतौर पर टीवी मीडिया, आपको कितना भी बड़ा चाणक्य सरदार पटेल से आपकी तुलना कर ले, लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आपको देना होगा। अभी नहीं तो आगे जाकर, लेकिन अगर नहीं दिया जाएगा तो आपकी छवि पर कितना बड़ा इंपैक्ट दिखता है वो नजर आया। और जैसे कि संकेत ने कहा, यहाँ पर क्या जंतर मंतर, क्या संसद, क्या बिहार का बाईपोल इलेक्शन, तो क्या रांची, हर जगह से इतनी सारी चीजें हुई हैं 1 महीने में कि पूरी की पूरी जो सरकार है वो बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, पन इंटेंडेड संकेत, कि अच्छे संकेत उनके लिए नहीं है। इसलिए भी क्योंकि उन्हें हर एक चीज अपने कंट्रोल में रखना पसंद है। हर समय देखा जाता है कि कैसे चीजों को मास्टर स्ट्रोक बता देते थे कि पता नहीं है, और कल एक बिल आ गया है, पता नहीं है, और परसों कुछ हो गया, और अचानक से हर बार उनकी जीत देखने मिलती थी। लेकिन इस बार आप सोचिए, इस देश के गृह मंत्री पर इतना दबाव बनाया गया कि वो बोले ही नहीं, कई सवाल जो हैं वो अभी भी धरे के धरे रह गए हैं, और ये उनके लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज इस पूरे एपिसोड में हम एक एक मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बैकफुट पर यह पूरी सरकार चल रही है। सत्र जो है वो खत्म हो चुका है, और इस सत्र का क्या मायने होने वाला है वो भी तब जब कई सारे बड़े बड़े चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं। इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। संकेत, अगर शुरू करें तो एक तो जैसे कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना, इनके सांसदों को आपने तोड़ा अपना लोहा मनवाने के लिए, मास्टर स्ट्रोक, और कैसे आप लोग पॉलिटिक्स के चाणक्य हैं, ये सारी चीजें कही गई। लेकिन जो दिल्ली में, आपके दिल्ली में सीजेपी के एक प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई और वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसमें आपने सोनम वांगचुक को उठाकर और फिर छात्रों पर लाठियां चलाकर, क्या तब से आप मानते हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई? आप किस तरह से दिखते हैं इतने सालों से, आप क्योंकि ये कवर करते आए हैं, बहुत नजदीक से सभी चीजों को देखा है, तो अगर हम ये लोगों के लिए एक एक कर आज ये सभी चीजों को खोलें, तो कब आपको लगता है कि ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्योंकि शुरुआत में तो पूरा मास्टर स्ट्रोक चल रहा था उनका। देखिए, ऐसा है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑफ रोडिंग करता था मैं, मेरे पास एक पुरानी वाली, अभी नई वाली नहीं, नई वाली तो खैर खासी बदनाम हो गई है, पुरानी वाली महिंद्रा थार हुआ करती थी, और उसके साथ ऑफ रोडिंग करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। ऑफ रोडिंग जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक नियम होता है। नियम ये होता है कि अगर आपको ऐसी चढ़ाई चढ़नी है तो आप ऐसे ही नहीं चढ़ सकते, आपको एक बिल्डअप लेके आना पड़ेगा, मोमेंटम, और मोमेंटम आप लेकर के आएंगे, उसके बाद आप यूं चढ़ाएंगे, तो फिर आपकी स्किल है कि आप कैसे कैसे स्टीयरिंग घुमाएं और टायर में ट्रैक्शन दें और टायर का हवा कम रखें और ऊपर चले जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप यहां आते हैं, यहां आते आते आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरी गाड़ी में जान भी है, खूब टॉर्क लेकर के ऊपर चढ़ रही है, मैं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन गाड़ी धीरे 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 करते ना, यहां आते आते स्लो हो जाती है,
और फिर उसके बाद इंजन एकदम स्टॉल कर जाता है, ढग 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 बंद, फिर आपको वापस नीचे जाना होगा। कहने का मतलब यह है कि 2014 से पहले से यह मोमेंटम लिए नरेंद्र मोदी चले आ रहे थे, ठीक है। इस मोमेंटम में क्या होता है, क्या लक्कड़ क्या पत्थर सब हजम, मतलब टायर धनाधन घूम रहा है, आपकी 7 खून माफ, मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल चलते चली जा रही है। उसके बाद यहां पर आए तो गड्ढा वड्ढा हुआ, क्योंकि आप इतने फोर्स से आ रहे हैं, तो यहां भी आप जो चुनौतियां हैं थोड़ी मोड़ी, जैसे कि अच्छा ये सांसद बात नहीं मान रहा, ईडी सीबीआई, तो इसको भी अपना कर लो, वो सब आपने गड्ढे ऐसे पार कर लिए। लेकिन धीरे धीरे करते 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 जब आप एकदम शिखर तक पहुंचने लगते हैं ना, जब आपको लगता है अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, देखो मैं कितने स्मूथली ऐसे करके यूं ऊपर चढ़ रहा हूं, तो यहां आते आते आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। आप बतौर ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, निकाल लिया मैंने यार, निकाल लिया बस हो गया। इतने में ही आपको आपका अहंकार और आपकी मिस कैलकुलेशन धोखा दे जाती है और आपकी गाड़ी शिखर पर पहुंचने से पहले स्टॉल हो जाती है। इस सरकार के साथ बिल्कुल इसी तरीके के मिस कैलकुलेशंस हो रहे हैं, जिसमें आपने अपनी चाल चतुराई चेहरे का ऐसा प्रयोग करके यह समझने का प्रयास किया कि बस पूरी देश जो है वो इसी धुन में नाचा हुआ है, क्या संसद क्या सड़क, सब जगह हमारी ही जय जयकार, सब चीज इंटरनेशनली भी, हर फ्रंट पर अब सवाल उठने, और वो भी जोर शोर से उठने शुरू हो गए। क्या इंटरनेशनल, क्या नेशनल, क्या लोकल, क्या संसद, क्या सड़क, सब जगह अब सरकार से बहुत ज्यादा सवाल उठने शुरू हो गए। मैं आपको कुछ अखबार की कॉपीज दिखाना चाहता हूं। जी हां, उसी तरीके के अखबार और चैनल जो मास्टर स्ट्रोक से आगे कुछ देख ही नहीं पाते थे। अखबार फिर भी मैं बेहतर मानता हूं, क्योंकि क्या है उसमें गुंजाइश रहती है डिटेल में अपनी बात रखने की। ये देखिए क्या लिखा है, ऑपोजिशन रेस्ट नैरेटिव बट प्लॉट्स सिमर बियॉन्ड पार्लियामेंट हाउस। इसका मतलब यह है कि अभी बातचीत अभी और होगी। ऑब्वियसली राजनीतिक खेल इसी तरीके का होता है, बट ऑपोजिशन के पास नैरेटिव आया जब लोकसभा साइनेड एडजर्न हुई। इसके अलावा आपको मैं और दिखाऊं, छोटी छोटी चीजें बस दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो क्या कहती है, ऑपोजिशन सेज इट आउटप्लेड द बीजेपी, व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, मनोज सी जी पूरा पर्सपेक्टिव देते हुए। फिर उसके बाद एक और स्टोरी आई है, मैं आपको ये दिखाऊं, ये है लिज मैथ्यू की स्टोरी, बहुत ही रोचक। अभी हम लोगों ने इसको एक्सचेंज भी किया था कार्यक्रम शुरू करने से पहले। देखिए बिल्कुल वही चीज, फ्रंट फुट टू बैक फुट, बीजेपी नैरेटिव टेक्स अ हिट इन द हाउस। ये देखिए ये रही हेडलाइन, बीजेपी नैरेटिव टेक्स अ हिट इन द हाउस। ये सारे वो लोग हैं जो बीजेपी को, संसद को कई दशकों से कवर कर रहे हैं, सोहित, बहुत डिटेल में सारी चीजें देख रहे हैं, और इन्होंने मास्टर स्ट्रोक लोगों को खेलते हुए देखा है। और जब ये अखबारों में ये लिखने लगे कि आप फ्रंट फुट से बैक फुट पर आ गए, तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। पार्लियामेंट का रिपोर्ट कार्ड भी इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है, जिसमें वो कहता है कि प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात कर लें तो ये जो मॉनसून सत्र था, इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे लो थी, सबसे कम थी। लेकिन कुछ बिल पास हुए सरकार की तरफ से। अगर देखा जाए, सरकार डिलिमिटेशन बिल नहीं ठेल पाई, सरकार एफसीआरए बिल नहीं ठेल पाई, और विपक्ष इसको अपनी बहुत बड़ी जीत की तरह प्रस्तुत करता है। इसके अलावा चाहे चंदा चोरी हो, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अलग अलग तरीके से, वो भी मैं उससे भी सहमत नहीं हूं सोहित, कि आप एक स्किट परफॉर्म करें उसके अंदर, संसद भवन के अंदर, वो मुझे थोड़ा सा हल्कापन दिखा उसमें। लेकिन चलिए वो किसी और दिन के लिए वो मुद्दा। आप देखें कि चंदा चोरी से लेकर के और स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठियां चली और पुलिस एक्शन हुआ और पैलेट गन्स फायर हुई, इन सारी चीजों पर, जैसा आपने सही बोला, लगातार विपक्ष के दबाव की वजह से, आप सोचिए इस देश के गृह मंत्री संसद के अंदर आए ही नहीं। अपने आप में ये एक बहुत बहुत बड़ा, आप सोचिए, मैं कह रहा हूं आप लाख नैरेटिव गढ़ते रहिए, मैंने ये कर दिया, सब बैठे हुए जितने वो आईटी सेल के मीम डॉक्टर और स्पिन डॉक्टर हैं,
आप लाख पिनियाते रहिए, भाई गृह मंत्री देश का संसद में नहीं आया और ये बातें फैल रही थी। और फिर लास्ट में जब एक दिन बचा सोहित, तब संसद के बाहर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और डिटेल में चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ क्या, ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि उधर झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी यही गलती दोहरा दी, हेमंत सोरेन ने भी लठ बजा दिए। तो उसके बाद यहां होम मिनिस्टर को यह लगा कि अब मैं फ्रॉम नेहरू ऑनवर्ड्स पूरा, अब ये सरकार क्या करती है, जब भी किसी प्रेजेंट मुद्दे पर बात करने को कहा जाता है तो जो लेक्चर और स्पीच आती है ना, वो नेहरू या उससे पहले से शुरू होता है। 1.5-2 घंटे सरकार बोलती है, संख्या बल है तो उनको टाइम भी ज्यादा मिलता है, तो वो पूरा वो बोलते 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 कि कैसे एजुकेशन सड़ान था और हमने ये किया वो किया वो किया, और फिर लास्ट में एक छोटा सा मेंशन कर देंगे इससे रिलेटेड। फिर मास्टर स्ट्रोक होगा कि देखा सरकार ने कितना बढ़िया जवाब दिया और वो सारी चीजें। ये अपॉर्चुनिटी ही ऑपोजिशन ने नहीं दी, नोइंग फुली वेल कि सरकार पलट करके नैरेटिव में सोहित ये बोल देगी कि हम बोलना चाहते थे, तुमने बोलने नहीं दिया। और वो हुआ, अमित शाह की तरफ से ये बोला गया कि हम तो बोलना चाहते थे, इन्होंने बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा तुम्हारी लेक्चर की बकवास नहीं सुनेगा देश, ये बताओ पुलिस ने एक्शन क्यों किया, क्यों पैलेट गन चली। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविशंकर प्रसाद और उन सबका कहना है कि कोई गोली नहीं चली है। अरे गोली की बात ही नहीं हो रही, बात पैलेट गन की हो रही है, जो कि रैपिड एक्शन फोर्स खुद मान चुकी है। तो पॉइंट यह है सुहित कि झारखंड और रांची को इस्तेमाल करके राजनीतिक रूप से एक प्रयास जरूर किया जा रहा था सरकार की ओर से। रणनीति अच्छी थी, लेकिन क्या है, रांची में आप ओपन सपोर्ट नहीं दे सकते। अब ठीक है, आपके कुछ फेवरेबल पत्रकार वहां जा करके हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव खेल रहे थे, वो सारी चीजें वो कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं चला। रांची के छात्र बहुत ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा, उन्होंने अपने आप को ज्यादा पॉलिटिकली इक्विडिस्टेंट रखा। और ये सारी चीजें बीजेपी के नैरेटिव मशीनरी में ना तो सड़क पर काम आई और ना ही संसद में काम आई, और विपक्ष वो सारे मुद्दे बहुत सक्सेसफुली उठा पाया जो वो उठाना चाहता था। बिल्कुल। अगर हम तारीख से संकेत बात करेंगे ताकि लोगों को भी थोड़ा सा अंदाजा हो कि इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत कहीं ना कहीं पहले दिन ही हो गई थी, जिस दिन हमने देखा था कि 20 तारीख को संसद की शुरुआत होता है, पहले सत्र का, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन का, और उसी दिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो वहां से चलो संसद का एक नारा दिया गया था, पहले से ही तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। उसके 2 दिन पहले भी संकेत, आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि कैसे पत्थर से भरे हुए ट्रक्स वहां पर रखे गए थे, दिन रात बदनामी करने की कोशिश की गई थी, ये सोचकर कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, एंटी नेशनल वगैरह वगैरह सब कुछ कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोग आए, वो भी तब जब आपने कई सारे मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया था। तो एक तरीके से आपको लगा था कि हम डरा देंगे, हम धमका देंगे। अब ये बच्चे थे और छात्र थे, तो आप इनके खिलाफ तो ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इनको आप डरा नहीं सकते हो कि तुमको जेल में डाल देंगे आपके काले धन के लिए। तो और क्या कर सकते हो, आप पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने लाठियों पर कील लगाया, उससे मारा बच्चों को, उसके वीडियो सामने आए हैं। आंसू गैस का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसके वीडियो सामने आए हैं। पुरुष पुलिस वाले ने कैसे महिलाओं को मारा, उसके वीडियो सामने आए हैं। लोगों के सर कैसे फोड़े गए, वो वीडियो सामने आए हैं। तो ऐसे में आपने, और क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था और दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, तो कहीं ना कहीं सवाल सीधे जाकर अमित शाह पर 20 तारीख से उठने शुरू हो गए थे कि छात्रों को आप सर पर डंडे मार रहे हैं। अगर आपको लाठीचार्ज भी करना है, क्राउड को डिस्पर्स करना है, तो ये कहा जाता है कि आप थाइस पर, आप पैर पर मारिए ताकि लोग वहां से भागें। और आपने जितनी बर्बरता से मारपीट की, आपने जिस तरह से लोगों को यूनिफॉर्म में भेजा वहां पर, और उसके बाद भी जो आपका पूरा नैरेटिव आपने जारी रखा, वहीं से कहीं ना कहीं आपकी जो पॉपुलैरिटी थी वो खत्म होने लग गई, और आप दिन ब दिन और भी ज्यादा अनपॉपुलर होते चले गए, खास तौर पर जेनजी में। उसके एक दिन पहले आप चादर लेकर चले गए थे सोनम वांगचुक को उठाने के लिए, ताकि मीडिया के कैमरे में ये कैद ना हो जाए। इससे भी आपको लगा था कि अरे टीवी पर दिखाया नहीं जाएगा तो लोग समझेंगे नहीं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी संकेत मुझे लगता है गलती इस समय ये हुई कि इन्होंने जो ट्रेडिशनल मीडिया और जो ट्रेडिशनल रूट रहा है इनका अपने मास्टर स्ट्रोक खेलने का, वो सभी नाकामयाब हुए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। लोगों ने अपने अपने कैमरेज का इस्तेमाल किया, अपने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और दिन रात सवाल पूछे गए नीट को लेकर, कई सारी चीजों पर सवाल पूछा गया, और फिर कहा भी गया
कि हम यहां पर बातचीत करेंगे, संसद में बातचीत करेंगे। और आपने क्या किया, आपने एक बिल था पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, उस पर 11 घंटों तक बातचीत किया और उसके बाद आपने बताया कि हमने नया लॉ लाया, जबकि सच्चाई यह है कि आपने कोई लॉ नहीं लाया। ये लॉ आप 2024 में ही ला चुके थे। उसमें केवल आपने जो लोग पेपर लीक में शामिल होते हैं उनके पनिशमेंट का जो भी पूरा एक रूल था उसमें बदलाव किया, उसको और स्ट्रिक्ट किया। इसके अलावा वहां पर ज्यादा बातचीत आप कर नहीं पाए 11 घंटों तक, तब भी आपको घेरा गया और मजबूरन उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको लेना पड़ा। तो ये अगर आपने पहले ही कर दिया होता तो शायद आप इतने आगे तक नहीं जाते। लेकिन क्या है कि आप ही के लोगों ने कहा था कि जो इस्तीफे होते हैं वो यूपीए के काल में होते थे या यहां पर एनडीए में नहीं होते हैं, लेकिन लोगों ने तब आपको साबित कर दिया कि आप गलत हैं। और इसमें मैं लोगों की गलती नहीं मानता संकेत, अकाउंटेबिलिटी अगर आप नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप लाठियों का इस्तेमाल करेंगे, आपको लगेगा कि हम एक जो बिल है उसमें अमेंडमेंट ला देंगे और बताएंगे कि नया लॉ बनाया गया और उससे चीजें बदल जाएंगी, तो ये सारी चीजें यहां पर नाकामयाब रही और यहीं से इनकी जो उल्टी गिनती है उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद भी संकेत अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि ये लोग इतने कंफ्यूज थे कि प्रधानमंत्री तो हेलो फ्रेंड्स कहते हुए ऐसे वर्टिकल वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि दिन रात आपसे ही बात करने की इच्छा होती है, फिर वो कोई माफी मांगे या नहीं मांगे वो खुद ही लोगों को माफ कर देते हैं। ये प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के लोगों ने संसद के अंदर भी कैसे लोगों को किस किस शब्द का इस्तेमाल किया है वो मुझे यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप अपने नैरेटिव को चलाने के लिए कि मैंने तो आपको माफ कर दिया है कि ये हमारे ही बच्चे हैं, और को 2-4 चैनल वाले जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे कहां पर काम करते थे, कहां पर इंटर्नशिप करते थे, उनके पीछे आप गए, ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये एरोगेंस था वही आपके लिए सबसे बड़ा एक तरीके से जो सबसे पहला हथियार था आपके खिलाफ, वो आपका खुद का एरोगेंस था। और इसमें आग में घी डालने का काम किया आपके ही सांसद कंगना रनौत ने, जब उन्होंने जेन जी की तुलना गटर जनरेशन से की। लोग और भी तिल मिला गए। एक तरफ प्रधानमंत्री ऐसे 4-4, 5-5 वीडियो बना के हेलो फ्रेंड्स कहते हैं रात को अचानक 12 बजे, और कंगना रनौत गटर जनरेशन कह रही है। वहां पर फिर मोहन भागवत यहाँ पर मुंबई में आकर, आपने वो वीडियो देखा, आपको देखना चाहिए, धुरंधर फिल्म का शरारत गाना बज रहा है, लोग मोहन भागवत के सामने नाच रहे हैं एकदम मॉडर्न कपड़े में, और मोहन भागवत कहते हैं कि मैं तो जेन जी को आग बंद करके भरोसा करता हूं। तो आपने ही आपस में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया। ये जो पूरा नैरेटिव आप सेट करना चाहते थे, और स्वतंत्रता दिवस अभी गया तो अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, ऐसी बातें जो कही जाती है, जो अंग्रेजों का टेक्निक था ना ये डिवाइड एंड रूल का, आर जेन जी वर्सेस दे आर जेन जी, और क्या था मैं आपको बताऊं, बाबर की विरासत, उस पर जेनजी ने जो बेहतरीन जवाब दिया। तो ये जो नफरत और एरोगेंस का आप इस्तेमाल करते हैं, ये कम से कम अभी नहीं चलेगा, ये बात आपको समझने की जरूरत होगी। और मुझे लगता है आरएसएस की ओर से जिस तरह से मोहन भागवत ने जेनजी के साथ ये पूरा कार्यक्रम किया और उनको कहना पड़ा आग बंद करके भरोसा करते हैं, भले ही आधे मन से उन्होंने कई सारे उत्तर दिए एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से लेकर बहुत सारी चीजों पर, लेकिन फेस पर तो कम से कम उनको जेनजी की भाषा बोलनी पड़ी। तो ये एक शुरुआत है जहां पर आपको पता चला कि भाई हम जो डराते थे, धमकाते थे, अंदर डाल दूंगा, तुमको एंटी नेशनल कह दूंगा, तुमके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा, इससे लोगों ने डरना बंद कर दिया। और जब डर ही नहीं रहा, या तो वो जो कहावत है ना संकेत कि किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, आप उस लेवल पर ये राजनीति को लेकर गए थे, और उसी का असर ये हुआ कि हर तरफ से लोग हावी हो गए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। और बार बार आपने कई सारी चीजें करने की कोशिश की गई, झारखंड वर्सेस दिल्ली करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी पर क्या नेहरू को बात लाया गया, कई सारे की चीजें वापस की गई, नेहरू को अय्याश कहा गया। इसके बावजूद जब सवाल पूछा गया कि पैलेट गन चले कैसे, तो आपके पास जवाब ही नहीं था, तो आप क्या जवाब देते। और इसी का असर था कि अंत तक अमित शाह जैसा आदमी, जिनको कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं, यहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, नया भारत है, घर में घुस के मारेगा वाली बातचीत हम करते हैं, नया भारत का नया गृह मंत्री खुद के ही संसद में नहीं आता है और बातचीत नहीं कर पाता है, ये इस बात का सबूत है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं थे। और ये सवाल या ये जो माहौल था, ये विपक्ष ने नहीं, आपके एरोगेंस ने, और आप अब तक जिस तरह से एकदम जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो राजनीति करते थे,
उसी की वजह से क्रिएट हुआ और उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है। कम से कम ये बातें तो संकेत सामने आई हैं। अब हम आगे और भी बात करेंगे इलेक्शंस में उसके बाद क्या हुआ और क्या चीजें हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सक्सेस मैं मानता हूं कि विपक्ष का रहा है संकेत यहां पर, कि उन्होंने ये एक मुद्दा पकड़ कर रखा, अमित शाह संसद में आओ और हमारे सवालों का जवाब दो, और इतने बड़े पैमाने पर पकड़ कर रखा कि सीपी राधाकृष्णन को सरकार को कहना पड़ा कि भाई आप विपक्ष के इस रिक्वेस्ट को कंसीडर कीजिए। आप सोचिए कि ये लोग लोकसभा में किसी को निकाल नहीं पाए, किसी पर ये नहीं कर पाए कि हम इनको बातचीत करने नहीं देंगे, हम सस्पेंड कर देंगे, आप जवाब नहीं दे पाए, और राज्यसभा में इस देश के वाइस प्रेसिडेंट को, संसद में सेंटर को ही कहना पड़ा कि भाई ऑपोजिशन के रिक्वेस्ट को आप कंसीडर कीजिए। लेकिन क्योंकि आपके पास जवाब नहीं थे और आपको पता था कि अगर आप कुछ कहते, और मेरा यह मानना है कि विपक्ष के दबाव से ज्यादा सोशल मीडिया पर जिस तरह से और मीम्स और सारी चीजें बनते और रील्स बनते जिसे आप अब तक कंट्रोल नहीं कर पाए हो, बहुत सारे एजेंसीज को बहुत सारे काम मिलने लगे हैं जो मेरे पास जानकारी है, लेकिन अब तक आप अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाए हो, और इसीलिए आपकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और चुपचाप संसद का जो सत्र था उसे खत्म कर दिया गया। तो ये बैकफुट पर आप किसी और की वजह से नहीं, अपने ही एरोगेंस की वजह से गए हो संकेत। मुझे तो यही लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की चुप्पी की। नहीं, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं, और इसमें बस मैं यही ऐड करना चाहता हूं कि एक चीज और बड़ी रोचक देखी है हमने। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, अगली बार मैं आपको ऑफ रोडिंग लेकर के जाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। एक गाड़ी का जो मोमेंटम होता है ना ऊपर चढ़ते वक्त, वो आपको नीचे लगता है कि अरे मैं निकाल लूंगा, अरे मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़ी जान है, इतने सीसी की घटक अटक गई, फिर वो धीरे 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 पीछे आना शुरू, है ना। तो ये बिल्कुल वही चीज हो रही है सरकार के साथ। क्या है कि आप जब नीचे थे तो आपको लगा इसमें क्या है, मैं निकाल लूंगा। एक रणनीति जो वो अपनाते थे वो भी इस बार काम नहीं की, वो है झूठी समतुल्यता, फॉल्स इक्विवेलेंसी। अब ये बड़ा रोचक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, सपोज अगर एक तरीके के या एक वर्ग के लोगों ने अपनी कोई समस्या बताई, तो आप उसके अगले ही दिन कुछ अपने मनपसंद और फेवरेट लोगों को ला करके और उनकी एक चिट्ठी दिखा देंगे कि देखिए ये लोग जो हैं ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद में भी वही हुआ। 56 इंच का छोटा बंदर, ये कैंपेन था कांग्रेस पार्टी का, और उसी के साथ अमित शाह संसद में आओ, राहुल गांधी माफी मांगो। ठीक है, तो प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट। जीवन में पहली बार मैं देख रहा हूं सरकार प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है ना, संसद के अंदर। और वो मतलब मार्शल को बुलाना पड़ा कि भाई तुम अलग हो जाओ, क्योंकि वो एक दूसरे से पोस्टर लड़ रहा था ऐसे ऐसे। राहुल गांधी माफी मांगो, अमित शाह संसद में आओ। आप समझ रहे हैं? तो झूठी समतुल्यता वो एक हॉलमार्क रही है इस सरकार के ऑपरेशन की। और आप कोई भी चीज उठा करके देख लीजिए, आपको ये कॉमनैलिटी दिखाई देगी, ताकि एक ऐसा आर्गुमेंट प्रेजेंट किया जा सके, अच्छा अब नहीं बोलोगे, उसमें तो खूब बोल रहे थे, इसमें नहीं, मतलब सेम स्क्रिप्ट। मेरा ये कहना है कि ये जेनजी है साहब, इस जेनजी ने बड़े होते वक्त जब इन्होंने होश संभाला, आप सोचिए ना आज की डेट में क्या उम्र है इस जेनजी की, 22, 23, 24 यही साल है ना। आज से 12 साल पहले इनकी उम्र क्या थी? 12-13 साल पहले 8-9 साल के होंगे, ठीक है। फुटबॉल खेलते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, और मतलब वो वाली एज। पॉलिटिकल अवेयरनेस और वो वैसी चीजें डेवलप नहीं हुई, वो सारी फैकल्टीज डेवलप हुई। इन्होंने आपके प्रोपेगेंडा को देखा, आपके राज को देखा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। इट इज अ वेरी स्टूपिड आर्ग्यूमेंट कि ये सरकार में सब कुछ ही गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। इट इज एन इंसल्ट टू द वर्कर्स ऑफ दिस कंट्री। सरकारें देश नहीं चलाती, ठीक है ना, वो ब्यूरोक्रेसी भी है और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों की भी मेहनत लगी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। वो बात अलग है कि ऐसे एक्सप्रेसवे बने हैं कि धस जा रहे हैं, अलग ही अलग। आप देखिए ना, नहीं वो भी जब बुरा वक्त आता है सोहित, तो आपका कोई नैरेटिव नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। ये वही एक्सप्रेसवे नरेश थे जो इथेनॉल पर बोल रहे थे, अब मुंह बंद कर लिया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके बोल रहे हैं मेरा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम घूम घूम के कहते थे कि तुमने कॉपी पेस्ट करवा दिया इथेनॉल यूएस से,
आप घूम घूम के कहते थे कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, कितने इंटरव्यू तो मैंने ही किए हैं। अब आज आप बच बच के फिर रहे हैं कि इथेनॉल पे बात ना करूं, तो लो अपने हाईवे के बारे में बात कर लो। तुम्हारे हाईवे में 63 किलोमीटर के हाईवे में 64 गड्ढे हैं, और गड्ढे भी नहीं, गड्ढा मतलब आधे नाभि तक मैं चले जाऊं उसके अंदर, इतने बड़े बड़े गड्ढे 13 दिन में इस देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे, और उसमें गिट्टी भर के सुखाया कैसे जा रहा है सोहित, वाह फर्राटा फैन। तो मेरा यह कहना है कि जो भी आप बोल रहे हैं ना, होता क्या है कि मुंह खुलने शुरू होते हैं लोगों के, डर खत्म होता है, झूठी समतुल्यता से ऊपर लोग देखने लगते हैं। तो वो सारी चीजें इस सरकार के साथ अभी होनी शुरू हुई हैं, वरना को मजाल किसी की कि ये इन सब फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले तो चल ही रहे थे ना अभी तक, दबा के चल रहे थे। सांसद भी टूट गए, सब कुछ भी हो गया, ईडी सीबीआई किया आपने, फिर वो लोग इधर आ गए तो आपने केस भी माफ कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि ठीक उसी ऑफ रोडिंग गाड़ी की तरह आपने गति पकड़ी हुई थी, लेकिन ये सारी हरकत कर करके आप कॉन्फिडेंस में आ गए एज अ ड्राइवर, और फिर आपका इंजन स्टॉल कर गया, ऊपर नहीं चढ़ पाया। बिल्कुल इसी तरीके से नैरेटिव वॉर में इस सरकार को हर तरफ से घेरा हुआ है। अब विपक्ष के मुंह में भी दांत आएंगे, ठीक है ना, जीभ भी हमारी है, दांत भी हमारे हैं, बच्चे भी हमारे हैं। ये प्रधानमंत्री ने बोला था, जो वो बच्ची थी जिसने अपशब्द बोल दिए, नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन जिस तरीके का अटैक था, पहले तो तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम उस पर हमला कर रहा है ना। सब लोगों ने एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवा ली, कितना स्ट्रेंथ दिखाया, फिर प्रधानमंत्री ने आके माफ कर दिया। और गजब की बात है, लठ तुम बजाओ, ठीक है, पैलेट गन तुम्हारी पुलिस चलाए, प्लेन क्लोथ में आ करके लाठी वो मारे, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में लाठी वो चलाएं, सारी चीजों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बावजूद कोई एक्शन ना हो, और उसके बाद आप बच्चों को माफ कर दें, वाह रे वाह। तो अब क्या है कि ये सारी चीजें सोहित, ये सारी चीजें उस समय जो होश नहीं संभाला था पॉलिटिकली जेनजी ने, अब इनके शासनकाल और इनके नैरेटिव को देख के इस इंफॉर्मेशन के युग में वो ये सारी चीजें समझ चुके हैं। और इस वजह से अभी कोई भी दांव ढंग से नहीं लग रहा, कोई भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि अब बीजेपी एकदम से चुनाव हारना शुरू कर जाएगी, वो एक अलग मैट्रिक्स है, उसमें अलग आर्ग्यूमेंट होता है कि चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं, या फिर बीजेपी बहुत, आप भी जानते हैं सोहित, एक बहुत बहुत बड़ा सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, विपक्ष में तमाम खामियां हैं, और वो चीज एक हमेशा से एक विवाद का मुद्दा रहा है। बट सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव तक अपने आप को सीमित रखा जाए तो आप ये जान लीजिए कि बीजेपी के पिछले 12-13 साल के सारे फॉर्मूले धीरे धीरे करके डर के खत्म होने की वजह से अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो मुंह बंद थे अब वो मुंह भी खुल रहे हैं। इसमें एक जाते जाते एक चीज आपको और बता दूं सोहित, अब तो जो कॉर्पोरेट जगत है, जो आप ये समझ लीजिए कि एन एसोसिएशन ऑफ पीपल हु हैव अ नूडल फॉर अ स्पाइन, उनकी ना रीढ़ की हड्डी नहीं, नूडल्स होता है कॉर्पोरेट जगत के पास। तो ऐसे नूडल नुमा लोग की भी अब ईमेलें लीक हो रही हैं, जैसे गाड़ी बनाने वाले जो हैं E20 को लेकर के इतना हल्ला हुआ, सरकार ने दबा दिया, लेकिन अब उनकी ईमेल्स लीक हो रही हैं कि नहीं भाई तुम्हारे घटिया तेल से उसमें क्लोराइड मात्रा ज्यादा होती है। आपको क्या लगता है ये ईमेलें ऐसे ही लीक हो जाती हैं सोहित? ऐसे ही रॉयटर्स को वो देखने को मिल जाता है, या सियाम की चिट्ठी जो वापस सरकार ने करवा दी वो एकदम से किसी एक आदमी के पास पहुंच जाती है? हम सब जानते हैं, हम सब पत्रकार हैं, सोर्सेस कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं हमें भी मालूम है। तो अब मेरा बस ये कहना है कि नैरेटिव और डर का जो मिश्रण था ना, उसमें डर खत्म हो गया, और जब डर कमजोर पड़ता है तो फिर आप उसके आधार पर जो नैरेटिव बना रहे हैं वो नैरेटिव भी नहीं चलता। और शायद इसी की वजह से चाहे कॉर्पोरेट जगत के कुछ लोग, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, हर जगह उसका असर दिखना शुरू हो रहा है। पहली बार इफ आई वर इन द गवर्नमेंट आई वुड बी नर्वस, क्योंकि मैं लाख हीरो बनी लूं, अपने आप से आप सच नहीं छुपा पाओगे, और सच यही है, नैरेटिव काम नहीं कर रहा।
नहीं, और संगीत, मुझे लगता है कि इनको अपना जो स्क्रिप्ट राइटर है ना उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट और इनकी बात की। मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूं। अब ये जेन जी के बाद जो अगला जनरेशन है वो और भी खतरनाक होने वाला है। आप इसके एक इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो आप भी इस बात को समझते हैं। तो महाराष्ट्र, अरे सोहित ऐसे बोल देते हैं, वाई शुड आई डू इट, वाई एक्सप्लेन, गिव मी अ गुड रीजन। और मैं बहुत गौरवान्वित अभी तक आप अपने पिताजी से कभी वाई गिव मी एन एक्सप्लेनेशन? अरे क्या बात कर दी आपने। अरे भाई ऐसा है, देखिए मैंने एक चीज ये बोली थी सोहित, सोशल मीडिया पर लिख दी थी, और जिसे कहते हैं ना, मतलब जो खलीहर लोग, उनके पास कोई टाइम नहीं, सॉरी, टाइम ही टाइम होता है। उन लोगों को ये लगा कि ये कैसा बाप है, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई अगर मुझे ऐसा बाप बनना है कि मैं अपने बच्चों को अपने नैरेटिव में फंसा करके और उनकी एक ना सुनूं, तो हाँ ठीक है, मैं बहुत निकम्मा बाप हूं। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जब से वो छोटे थे तब से मैंने लगातार उनको ये बोला है और ये आदत सिखाई है। सोहित, आपको याद है एक आधा बार तो आप भी उनसे मिले हुए हैं, जिसमें मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोली सोहित, कि जब कोई चीज ठीक ना लगे, लॉजिकल रीजनिंग पे ऑपरेट करो। अगर कोई सवाल मन में आ रहा है तो खड़े होकर के बोलो आई प्रोटेस्ट। तो फिर उन्होंने पता है क्या किया, मैंने कहा आप अपना खाना खा लो, तो कहते हैं आई प्रोटेस्ट। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, खाना तो खाना पड़ेगा, हर समय नहीं आएगा पिज्जा और बर्गर घर का खाने पे। तो कहां दबिश देनी है वो मुझे मालूम है, लेकिन हाँ मैं हर समय दबिश देता रहूंगा तो यही होगा जो सरकार के नैरेटिव के साथ हो रहा है। इतने डर में नहीं जीना चाहिए। फिर भले हम लोग तो भैया ठीक है, अपनी जनरेशन में हम लोगों को लगता था कि हमारे पिता लोगों का क्या ऑरा होता था यार, हम लोग एकदम थर थर कांपते थे। कभी कभार ऐसा जरूर महसूस होता है सोहित कि यार हमारा तो कोई ऑरा ही नहीं है। उसका नाम है ऑरा फार्मिंग कहते हैं, कि आप ऑरा फार्मिंग नहीं कर पाए हैं, नए नए शब्द हैं। तो ये ऑरा फार्मिंग जो है संकेत, ये इस जनरेशन ने कर लिया। और आप जो कह रहे हैं ना कि ये लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, वो अब आने वाले समय में और होने वाला है। क्योंकि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया, तो मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र के 2 अलग अलग वीडियोस जो है सामने आए, एक कर्जत से और एक जो दूसरा आया है वो एक और दूसरे इलाके से आया, और उसमें वो भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरा वाला कहां से आया है। और इन दोनों वीडियोस में आप देखेंगे तो क्या हुआ, तो त्र्यंबकेश्वर से दूसरा वाला वीडियो है। स्कूल जाने वाले बच्चे, एक ने अपने हाथ में रिपोर्टर बन गए थे, उसने छतरी को है माइक बना लिया और बता रहे देखो हमारे गांव का जो सड़क है वो कितनी खराब है, कोई यहाँ पर आता है नहीं। और एक दूसरे जगह पर उसने प्लास्टिक के वाटर बॉटल को ले लिया, उसे माइक बनाया और वीडियो शूट किया कि ये देखो हमारे गांव की खराब है रास्ते, मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है समझ नहीं आ रही। ये जेन अल्फा के लोग बोल रहे हैं। और सरकार को मजबूरन होकर 24 घंटों के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अब भी सरकार अपने नैरेटिव को नहीं बना पा रही है, उन्हें वहां पर जाकर सड़क बनाना पड़ा है। बाकी लोग रहते आंदोलन करते, ये करते वो करते, इन बच्चों ने वीडियो बनाकर गांव-गांव में संकेत इन लोगों को एक्सपोज किया। और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी मैं आपको बात बता दूं, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि जब समय बुरा चलता है ना तो हर तरफ से बुरा चलता है। महाराष्ट्र के पुणे में एक चाकण नाम का इलाका है, वहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि आप शायद इंडस्ट्रियलिस्ट सोचिए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, हर किसी के गुड बुक्स में रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर संकेत कहा, इसी हफ्ते ये सारी चीजें हुई है कि भाई अगर ये रास्ते ऐसे ही रहे तो 20 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो यहां से हम निकल जाएंगे, हम यहां से हट जाएंगे। 1000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है सबका मिलाकर, और 4000 लोगों को हम नौकरी देते हैं। और इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब खुद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा, नहीं नहीं हम रास्ते बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो जब बुरा समय आता है तो हर तरफ से आता है, और ये इस सरकार को समझना पड़ेगा। तो ऑरा फार्मिंग भी ये लोग कर चुके हैं, और सोशल मीडिया और अपने अपने मुद्दों को एकदम सिंपल तरीके से, आप सोचिए एक छतरी, क्यों मीडिया अपना काम कर नहीं रहा है, बच्चों ने छतरी वाला माइक बना लिया, बच्चों ने प्लास्टिक की बोतल को अपना माइक बना लिया और उसके जरिए वो चीजें बता रहे हैं। यानी उन्हें पता है कि मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है। अब वो टीवी मीडिया या प्रिंट मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पर ये इंपॉर्टेंस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, वो उन्होंने करना शुरू किया। और जब हम कहते हैं संकेत कि इनका बुरा टाइम चल रहा है, तो उसका एक असर हमें बिहार में भी देखने मिलता है, जहां पर जो बाईपोल होता है बांकीपुर में, जहां से खुद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं, वो वाला सीट जो ये लोग
दशकों से नहीं हारे थे, वहां पर भी उनकी हार हो जाती है। यानी चारों तरफ से आपको जो घेरा जाता है और आप एक के बाद एक नीचे 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 कैसे जाते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। और मुझे लगता है 1 महीने में ये इनकी जो पूरी कहानी है और इनका जो एक इमेज था आपका कि झुकता नहीं है, वो पुष्पा भी बन जाते थे, वो धुरंधर भी बन जाते थे कि झुकेगा नहीं साला, घर में घुसकर मारेंगे, सब चीजें जो है वो धरी की धरी रह गई। और निहत्थे बच्चों ने केवल और केवल सस्ते फोन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक्सपोज करके रख दिया और ऑपोजिशन ने सही समय पर इसका फायदा उठाया और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आप सोचिए, प्रधानमंत्री GRWM कर रहे थे, गेट रेडी विथ मी, हैंडलूम डे, और हर रोज वीडियोस बना रहे थे, लेकिन संसद में आकर उन्होंने बातचीत नहीं की। लोग पहले बताते थे टीवी में 90 मिनट बात किए, 95 मिनट, 100 मिनट बात किए, उसमें 10 बार पानी पिया उन्होंने, क्या क्या बोले, कैसे उन्होंने सबको घेरा। और वही प्रधानमंत्री जो कौन से प्रदेश की शॉल पहनी, कौन से किस प्रदेश का था, सब खत्म हो गया और मित्रों से उन्हें फ्रेंड्स पर आना पड़ गया है संकेत। तो कहीं ना कहीं, और ये अच्छी बात भी है, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए कि दबाव रहना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आप राजा नहीं है। आप सत्ता में आने से पहले 2024 में हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों के पास जाते थे, और आने के बाद अगर आप आंसू गैस का इस्तेमाल करेंगे, लाठियों पर कील लगाकर लोगों को मारेंगे, तो पहले क्यों हाथ जोड़ रहे थे? क्योंकि आप राजा नहीं है। और इसलिए यहां पर जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात आई है, वो कोई भी आए सरकार में, कल कांग्रेस आ जाए, यहां पर शिवसेना आ जाए, कोई भी आ जाए, अकाउंटेबिलिटी सरकार की होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कदम है। और जब तक नहीं होता है, विपक्ष सहित, सोशल मीडिया सहित हर जगह पर दबाव बनाना जरूरी है, क्योंकि एक जीते जागते लोकतंत्र का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एरोगेंस के वजह से ही सही, कम से कम ये तो पता चला कि भाई अब भी यहां पर आवाजें उठती हैं। आपने मीडिया को खरीद लिया, इंटरनेट को कैसे खरीदोगे आप? सोशल मीडिया को कैसे खरीदोगे आप? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के रील्स को कैसे खरीदोगे आप? और इसलिए व्यंग को कैसे खरीदोगे, जज्बात को कैसे खरीदोगे, बिल्कुल। तो ये सारी मीम को कैसे खरीदोगे? एक बहुत बड़ी चुनौती संकेत आप मानते हैं कि रहने वाला है। और क्या अब आने वाले समय में चुनाव में भी उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? वो जो जा जाकर बड़े बड़ी बातें करके आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, क्या इस बार खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी जगहों पर आपको मानते हैं कि अब ये पूरा खेल है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, सोशल मीडिया से चलेगा? देखिए सोहित, वही जो आपने चुनाव वाली बात बोली ना, इस वजह से यहां दो आपके पॉइंट्स जो आपने रखे, बाकी सारी चीजों से सहमत हूं, दो से मेरे मत थोड़े से अलग हैं, वरना तो आप और मैं एकदम बिल्कुल यूं ही चलते हैं। बट एक तो है जो आरएसएस की आपने बात बोली कि आरएसएस को भी देखो वहां पर करना पड़ा, तो अब वहां से भी वो मारे जा रहे हैं। वही ना मारे जा रहे, ऐसा है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ को इस जेनजी की याद तभी आई जब यहां दिल्ली में लाठियां चली। उससे पहले कहां थे वो? यही मोहन भागवत वहां पर लेक्चर दे रहे हैं कि कोई दिक्कत होती है तो सुनना पड़ता है, बातें तो उनकी जेन्युइन हैं। अच्छा, तो आंदोलन तो 6 जून से चल रहा था, तुम्हें 20 जुलाई की कार्रवाई के बाद ही आंदोलन जेन्युइन लगा, है ना? और अब एकदम से तो ये जो हमदर्दी आई है ना जेनजी के लिए, सोहित, ये इसलिए नहीं आई है कि एकदम से आरएसएस बीजेपी से अलग हो गया है ना। इसको कहा जाता है गुड कॉप बैड कॉप। आपको अब जरूरत महसूस हो रही है कि भाई चलो हमारी जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक नया तबका आया। ओ माय गॉड, न्यू वोट बैंक, 30% वोट शेयर इन 2029। रिझाओ, मीम बनाओ, अपने टॉप लोगों को इनके पक्ष में बात बोलने को बोलो। लेकिन क्या है, इन लोगों ने आपकी लाठियां झेल ली। और दूसरी चीज, इनकी जो भाषा है, और मैं वो उसको वास्तविक गुना हुइयां से जोड़ के नहीं देख रहा हूं, वो नहीं, भाषा मतलब अपनी बात रखने का तरीका, ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं सोहित जी। वास्तविक गुना हुइयां तो एक चीज हुई, ठीक है ना? और आप डिलुलू और ये सब करके संसद में जब वो पेपर लीक बिल पास हो रहा था, तो बेसिकली सारे एमपीज ने अपना बेवकूफ बनाया ये सब करके। आपको ये लग रहा है कि आप ये करके और ऐसे करके और ये सब जेनजी के सगे हो जाएंगे। जेनजी ना चंट है, वो है कर देगा आपके सामने, और फिर जो मन आएगा वो करेगा। दैट इज हाउ दे ऑपरेट।
मुंह पे उनके स्वीटनेस होगी। अरे वो पुलिस की लाठी के टाइम पर आप ये सोचिए कि लोग जा करके पुलिस से कहते थे, अंकल आपने मुझे क्यों मारा, ऐसे बोल के फिर आगे निकल जाते थे। जो सवाल पूछने की और भाषाई मासूमियत है ना, वो आपका रिजिड कम्युनिकेशन सेटअप समझ ही नहीं पा रहा। और मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ऑपोजिशन भी नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि एज गैप है। 2029 में अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो आरएसएस वाला पॉइंट जो है आपका, उस पर मेरा ये कहना है, ये कोई ना, इनको अलग कुछ नहीं है, ये एक तरीका है जेनजी रिझाने का, जो आपको अब एकदम से महसूस हुआ है। दूसरी बात, पॉलिटिकल आउटकम। सो मेरा बस ये कहना है कि देखिए, बांकीपुर वॉज एन एबरेशन। बांकीपुर जेनजी की वजह से नहीं हुआ था, बांकीपुर सम्राट चौधरी की वजह से हुआ, उससे रिलेटेड बीजेपी में जो गुस्सा है उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि सम्राट चौधरी इंपोर्टेड है। बीजेपी के अपने लोगों का है कहना, हम यहां मरे चले जा रहे हैं, तुम बाहर से इंपोर्ट करके हमारे ऊपर बिठा देते हो। और बीजेपी में तो आइटम ही सारे इंपोर्टेड हैं भाई। क्योंकि जो लोग जो हैं वो बाहर, बीजेपी को अच्छा लगता है, वो शॉपिंग में जाते हैं, ईडी सीबीआई को बोलते हैं सुनो जरा, फिर वो इधर आ जाते हैं। तो अब इंपोर्टेड आइटम ज्यादा हो गए हैं। तो यहां के जो लोग 40-40 साल से खट रहे हैं, उनका क्या? तो ये वाला सेंटिमेंट था। हाँ, इसे लेकर महाराष्ट्र में एक कहावत है कि बीजेपी में जो ओरिजिनल है उनका काम सिर्फ शतरंजी उठाने का रह गया है, उसके आगे कुछ नहीं। यानी कारपेट बिछाइए, टेबल कुर्सी लगाइए, और जिनको कल तक आप गाली दे रहे थे वो आपके साहब बन जाएंगे, और फिर उनके लिए आप कारपेट लगाइए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कहते हैं कि केवल शतरंजी उठाना हो आपको तो आप बीजेपी में रहिए, वरना दूसरे पार्टी से इंपोर्ट होकर आइए, तब आपको मंच पर जगह मिलेगा। हाँ, जैसे मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे चैनल्स थे जहां पर अगर आपको बॉस के कान तक अपनी स्टोरी पहुंचानी है तो वो ईमेल करने से और व्हाट्सएप करने से नहीं, उसको ट्वीट कर दो। तो बॉस ट्विटर पे देख लेगा, बोलेगा डू वी हैव दिस, और फिर वो स्टोरी आप ये, अरे रिपोर्टरों ने मुझे बताया कि सर आप कहां ईमेल भेज रहे हो। और हाँ, ये हम अपनी पुरानी संस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन खैर, ऑन दिस इज एन असाइड। एनीवे, तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो है ना सोहित, उसके साथ मेरा ये कहना है कि उसको इस नैरेटिव हारते हुए से अभी जोड़ के देखना मैं समझदारी नहीं मानूंगा। क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। विपक्ष कितना भुना पाएगा इस सेंटिमेंट को। नैरेटिव देखो, एक पहलू है सोहित, सेकंड पहलू होगा इलेक्शनियरिंग। और इलेक्शनियरिंग में आज भी हम एक बार को अगर इलेक्शन कमीशन पर आरोप हटा दें, वोट चोरी के आरोप हटा दें, ये सारी चीजें आप हटा दें, माहौल बनाने में नैरेटिव काम आता है, तो वहां तो कमजोर दिख रही है बीजेपी। लेकिन जो लास्ट माइल होता है ना, लोगों को ला के वोट डलवाना, उसके लिए चाहिए होता है संगठन। और वो संगठनात्मक ताकत बीजेपी में अभी भी है। तो ये कहना कि इसका तुरंत इलेक्शन पर नतीजा आ जाएगा, ये मैं इसको बहुत ज्यादा मैच्योर कमेंट्री नहीं मानूंगा। तो वो उसका टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा, उसका टेस्ट पंजाब में होगा, उसका टेस्ट उत्तराखंड में होगा, तब पता चलेगा। और वहां पर भी लोकल फैक्टर्स। अब एक चीज जरूर अच्छी होगी सोहित, और वो अच्छी चीज ये होगी कि अब तक बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव था ना, पूरा सोहित, पूरा इलेक्शन जीतने का सब कुछ, एक तो हर चीज का मापदंड चुनाव था, देखो हम जीत के आ रहे हैं, वो इसलिए होता था क्योंकि एवरीथिंग यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड मोदी। इशू पहले से सेट, हिंदू मुसलमान, बुर्का हिजाब, ठीक है, सेट। तो आपके अपने जो छोटी मोटी चीजें हैं वो दब गई। अब क्या हो रहा है कि ये इस आंदोलन के, आप सोचिए, इस सीजेपी के आंदोलन और झारखंड के रांची के आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं पता क्या मानता हूं, शिक्षा जैसा मुद्दा जो है वो मुख्य धारा में है, जो कभी मुख्य धारा में नहीं। ये ना किसी सरकार को नहीं अच्छा लगता। सरकारों को क्या अच्छा लगता है कि आप यही सब करो, ये झप्पी, मेलोनी और जलाग्नि और कामाग्नि, ये सब जो शब्द इस्तेमाल किए हैं निशिकांत दुबे ने और संदीप दीक्षित ने, यही सब उल जलूल। तो जैसे कहते हैं ना, जहालत को जहालत अट्रैक्ट करता है। तो ये राजनेता जो है वो जहालत में ही जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए पचाना आसान है। अच्छा, आप लोग भी उसके बारे में, आप लोगों से मेरा मतलब जनमानस उसके बारे में बात करेगा। इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू कंज्यूम। इस देश की जेंजी ने यह सिखा दिया, नहीं, जो मुश्किल दिखता है अब उसके बारे में बात होगी।
जो करने में मुश्किल है उसके बारे में बात होगी। तो ये जो एजुकेशन मेन स्ट्रीम हुआ है, शिक्षा मेन स्ट्रीम हुई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस आंदोलन की। और यही सरकारें घबराती हैं क्योंकि इसका आसान जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये कुछ चीजें मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी सोहित। नैरेटिव की जो एक तरफा एक मंचीकरण हो गया था नैरेटिव का, उसका अभी हम विकेंद्रीकरण होते हुए देख रहे हैं। अब जितने लोग उतने नैरेटिव। नहीं, और अब मुझे लगता है कि रीलें बनानी शुरू होंगी, रीलें बनेंगी, एजेंसीज को काम मिलेगा और अब नया तरीका भी आएगा। मुझे लगता है इसमें एक और चीज जो अच्छी होगी संकेत, कि जो युवा लोग हैं ना, जो राजनीति में हैं कई जगहों पर, उन्हें अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, नंबर बात करता है, तो अगर 30% वोट हैं तो हम अगले जनरेशन में किसे आगे ला सकते हैं, किसके जरिए हम अपनी बेस को फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। अब इसकी तैयारी कम से कम हर जगह पर शुरू होगी। और इस बार की जो इलेक्शंस होंगे उसमें सोशल मीडिया भी एक अहम भूमिका निभाएगी। हमने देखा, अभी मैं देख भी रहा था कि कुछ जो नेता हैं वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर, मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं, मैं भी मीम देखता हूं, मैं भी रील्स देखता हूं, वो आम वाला नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन और भी नेता लोग जो हैं अब आने शुरू हो चुके हैं। तो अब कोशिश ये नहीं होगी कि मैं कितना महान हूं, अब कोशिश होगी रिलेटिबिलिटी की। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, मैं भी रील देखता हूं, मैं एक बार ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं। तो ये मुझे लगता है कि एक फ्रेश वेलकम हर तरफ से, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, कि एक मंच सजेगा और आपके मेन नेता आएंगे 2 घंटे बाद, उससे पहले जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, वो अपने 4 बातों को कहेंगे, मीडिया उसे दिखाएगा और हम वही बात, हमें पता है 3 दिन पहले किसी और सभा में भी उन्होंने कही थी, वही बात यहां पर भी कहेंगे और चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। शायद उस जिले के लिए, उस जिले में वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो चीजें, तो उस जिले में जब आप जाएंगे तब वहां पर उन मुद्दों को आपको टच करना ही होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे, कम से कम छोटे छोटे ही लेवल पर सही, लेकिन कुछ बदलाव तो इस राजनीति में होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं और ये एक वेलकम स्टेप होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। लेकिन अभी के अगर समय को देखें, जो हमने शुरुआत से बातचीत की, ये एक तरीके से जो डाउनफॉल रहा है, मुझे लगता है इससे बीजेपी को ये भी सीखना होगा कि आप तोड़फोड़ की राजनीति को एक लेवल के बाद आगे नहीं लेके जा सकते हैं। आप वो गलती ना करें जो अंग्रेजों ने कहा था कि द सन नेवर सेट्स ऑन द इंग्लिश किंगडम। तो वो ऐसा नहीं होता है और आपको लोगों के मुद्दों को समझना होगा। लाठी हर जगह पर नहीं चलती है। जब आप बहुत ज्यादा डरा देंगे तो डर खत्म हो जाता है। उसका क्या असर होता है, आप अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से वो संसद में नहीं आते हैं, जहां पर उनका ना केवल मेजोरिटी मौजूद है, स्पीकर धड़ल्ले से उनकी तरफ इशारा कर देता है, विपक्ष को बोलने नहीं देता है, कैमरा हट जाते हैं, स्क्रीन पर केवल हमें ओम बिरला का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप बातचीत करने के लिए नहीं आते हैं तो यह दर्शाता है कि आपको भी अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह सीखना चाहिए। मेरी तरफ से तो संकेत मुझे लगता है कि यह बॉटम लाइन है, लेकिन यह अब खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो अगले हफ्ते हम एक स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, इसका अगला पड़ाव जो है ऐसी चीजें जिसे आप जबरदस्ती थोप रहे थे और जिसमें मैं पहले भी कह चुका, भले ही संकेत मानते नहीं है, कि वो पीएचडी एक तरीके से कर चुके हैं। आज के आपके एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, आप जबरदस्ती अपने स्कीम्स को लोगों को चिपकाने की बात करें, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे जाकर आप जबरन कुछ भी करवा देंगे, जो आप पहले कराते थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में नोट बदल लो, ये इतना आसान नहीं रहेगा। कम से कम मैं मानता हूं ये एक मेरी तरह से संकेत बॉटम लाइन है। आप क्या सोचते हैं? और अगले हफ्ते के बारे में मैंने थोड़ा सा स्नीक पीक दे दिया, वो भी आप बताएं। हाँ, मतलब अभी क्या है कि अगला हफ्ता तो दिल्ली दूरस्थ सोहे, तब अगले हफ्ते में क्या हो जाएगा क्या मालूम। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बोला ना, जब नैरेटिव नहीं चलता, नैरेटिव चलाने के लिए एक भय बिन होए न प्रीत, तो भय का होना बहुत जरूरी है। तो तब तक आपका नैरेटिव जो है, लोग एक बार को ये सोचेंगे कि हाँ यार यही पॉपुलर ओपिनियन है। मैन्युफैक्चर्ड पॉपुलैरिटी, मैन्युफैक्चर्ड पॉपुलर नैरेटिव, अभी इसकी गुंजाइश खत्म हो गई। और इसी से जुड़ा हुआ एक निहायती फिल्मी डायलॉग है, लेकिन बोलने में बड़ा मजा आता है। आग को पानी का डर बने रहना चाहिए, समाज में संतुलन बने रहना चाहिए। तो ये जो सरकार चाह रही थी और वो नैरेटिव हो जाए,
उससे जरा स्केल अभी वापस आ रहा है धीरे धीरे, कि जो जनता चाहेगी वो सरकार को सुनना पड़ेगा। देखिए, सरकार मजबूर हो जाए ना तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से एक पूरी छवि ये प्रस्तुत हुई कि मजबूत सरकार, मजबूत सरकार लोगों को मजबूर करने लगी थी। इस वजह से वो संतुलन, जो इक्विलिब्रियम वापस ठीक हो रहा है, मैं इसको लोकतंत्र का एक बहुत हेल्दी साइन मानता हूं। और इस लिहाज से अब देखना यह है कि इथेनॉल पॉलिसी कहां तक जाएगी। यह बात सही है कि इथेनॉल के दुर्गुण को कुछ लोगों ने बहुत ही उल जलूल तरीके से प्रस्तुत किया है और वो सरकार के लिए म्यूजिक टू द ईयर्स की चींटी लग जाती है। अरे ऐसे कैसे चींटी लग जाएगी इथेनॉल में, उसमें स्वीटनर है ही नहीं। हां, लेकिन गंभीर मुद्दा है इथेनॉल के दूषित हो जाने का, कि उसमें पानी गिर जाता है। आपके सिस्टम्स पुराने हैं, उसकी गुंजाइश है, तो आपने अब लोगों को चुप किया, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। लेकिन वही, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, अगले हफ्ते इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब नैरेटिव नहीं चलता तो फिर वो बहुत जगह नहीं चलता। क्यों? क्योंकि नैरेटिव चलने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक, उसका सच के करीब होना, सच के करीब होना, संभवतः सच होना, लेकिन अगर वो सच नहीं है तो सच के करीब होना। और दूसरा, डर। सोहित, दोनों ही चीजें धीरे धीरे समाज में जा रही हैं। एक तो डर कम हो रहा है, और दूसरी चीज, इथेनॉल की आप बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं एवरेज बहुत कम होती है। हर इंसान अपनी गाड़ी चला रहा है, देख रहा है वो कांटा, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना कम हो गया है उसको दिखाई दे रहा है। ऐसी थोड़ी पेट्रोल गाड़ी लेनी कम कर दी इस देश ने। बेवकूफ नहीं है लोग, उनको बेवकूफ समझना बंद कीजिए। सिर्फ इसलिए कि आपके नैरेटिव 10-1 साल चल गए, इसका मतलब वो हर नैरेटिव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोग पलट करके बोलेंगे, और अब मुंह खुलने शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा, मेरा बॉटम लाइन ये है कि मैं जोशी नहीं हूं और मैं उस चीज को लेकर के बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन सरकारों में ये डर, उनकी आंखों में ये डर देखना कि आप संसद में ना आए, कि आप इस्तीफे लेने लगे, जो सरकारें इस्तीफे नहीं लेती थी, जो आपके नैरेटिव ना चलें, ये गला सूखना और ये डर आना, ये बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और उस लिहाज से जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सोहित, ये मेरी बॉटम लाइन है। बिल्कुल। तो दर्शकों, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ये बात आप समझिएगा। फिलहाल आज के इस दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में इतना ही। आपका कमेंट सेक्शन में बहुत इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं आज के हमारे इस पूरे बातचीत के बारे में। बहुत ही रोचक संकेत मुझे लगा कि ये बातचीत रही है। एक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं उस पर भी हमने बातचीत की है। पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे जेनजी को समझना होगा उस पर भी हमने बातचीत की है। और आगे क्या होगा इसे बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो होगा लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। मैं एक बार फिर से अपील करता हूं, 2 चैनल हैं, डबल चेक बाय संकेत, और एक चैनल जो नया बनकर आया है, द टेलीस्कोप। सोहित मिश्रा ऑफिशियल इसका पुराना नाम था। हमने हमारा आपको ना केवल रिब्रांड किया है, कोशिश ये है कि आगे जाकर और अलग अलग तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करें, अलग अलग स्टोरीज लाएं। और जैसे कि संकेत ने कहा, टेलीस्कोप का जो काम होता है कि इतना स्कैटर्ड होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, उसमें किसी एक चीज पर क्लैरिटी के साथ आपको नजर आए, वो भी जो बहुत दूर है, जिसके बारे में लोगों को बातचीत नहीं की जा रही है, उन चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए बहुत उम्मीदें हैं इस चैनल के साथ, और ये उम्मीद सबसे ज्यादा है कि किसी का साथ मिले या ना मिले, आप लोगों का साथ जरूर मिलेगा, तभी तो हम यहीं पर सही से पत्रकारिता कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ एक और अपील कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक करें, ताकि आगे भी जब हमारे हफ्ते भर में कई सारे एपिसोड्स और वीडियोस आते रहते हैं उसे आप देख सकेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से ये अपील थी। संकेत, बॉटम लाइन तो आपने कह दिया, वीडियो को अंत भी आप कीजिए। नहीं, बस वही यही अपील है। ये बड़ा अजीब सा काम लगता है सोहित मुझसे, मैं क्या बोलूं। अब सोहित ने बोल दिया भाई, बस ये है कि आपने सोहित को इतना प्यार जो इतने सालों में दिया है, आप ये जान लीजिए कि अब वो कर्जा उतारेंगे सोहित मिश्रा, और ऐसे उतारेंगे कि अब ही विल डबल डाउन ऑन मोर ग्राउंड रिपोर्ट्स, मोर एक्सक्लूसिव एनालिसिस। वो सारी चीजें उस टेलीस्कोप में दूर दूर
जो चीजें चली गई हैं उनको बहुत क्लियरली आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करने का काम, और सोहित के बहुत बड़े प्लान्स हैं। देखिए, मैं यहां पर बैठ करके सोहित के प्लान्स का उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि प्लान्स का ऐसे उल्लेख नहीं करना है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, ठीक है। अभी जब वो आगे आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्लान है। तो द टेलीस्कोप को अपना पूरा प्यार और सम्मान दीजिए, सोहित मिश्रा ऑफिशियल से ज्यादा दीजिए, क्योंकि ये एक विस्तार है और एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के लिए विस्तार करना कितनी चुनौतियों भरा कदम होता है, ये हम उसका उल्लेख कम ही करते हैं। अपना रोना लेकर के आपके सामने ना कभी सोहित आया है ना मैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये पथ वो है जो हम लोगों ने चुना है अपने लिए, और इस वजह से अपनी चुनौतियों को अपने तक सीमित रख के और उसमें अगर हम विस्तार कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से। तो बस वो बनाए रखिएगा, क्योंकि वही ईंधन है। अगर वो कम हो जाएगा तो हमारी गाड़ी भी स्टॉल हो जाएगी, फिर मजबूरन हमें किसी चैनल में काम करना पड़ेगा। ये आप होने मत दीजिएगा, क्योंकि अब हमें अच्छा लगने लगा है सीधा संवाद करने में, और हम वो करते रहेंगे। तो डबल चेक और द टेलीस्कोप दोनों को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतनी सी ही गुजारिश है मेरी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और रोचक मुद्दों के साथ, और ये हॉटलाइन जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।